नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी अप्रैल से लेकर जून वाली जो मैगजीन है उसको हमने स्टार्ट किया। 2 क्लासेज इसमें हो चुकी हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें हम योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान ये डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पुरानी 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो योजना, नीतियाँ, कार्यक्रम, अभियान वाली आज ये तीसरी और इस मैगजीन की लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर इसमें जो रिपोर्ट, चर्चित मुद्दे यानी कि जो सेकंड चैप्टर है इस मैगजीन का, अब हम वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की क्लास के बाद। यानी कि योजनाएं, नीतियाँ, कार्यक्रम, अभियान जो है उसकी ये आज वाली लास्ट क्लास है, यानी कि सेकंड मैगजीन वाली। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? सेवांजलि कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों व उपहारों की नीलामी से, वृद्धजनों की सेवा हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान से, पूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता देने हेतु विकसित किए गए ऑनलाइन सिस्टम से, या चौथा ऑप्शन है एकल नारियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता से। कौन सा कार्यक्रम? सेवांजलि कार्यक्रम। इससे पहले कि आप आंसर सोच लें आराम से, मैं केवल एक फोर्थ ऑप्शन एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो एकल नारियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता है, इसके लिए सरकार ने एक अलग से योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। और ये योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित की जाती है? वो है सामाजिक न्याय। ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं इसको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये कल की सुजस वाली क्लास में भी इस योजना को डिटेल में बताया है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं या पीडीएफ उसका पढ़ सकते हैं। एक बार मैं इसको यहाँ भी बता देता हूँ। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना क्या है ये कि राजस्थान की ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, आयु कितनी? 18 वर्ष या अधिक, मतलब मोर देन 18 ईयर्स, 18 वर्ष या अधिक है, और वो महिला विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा है, इन किसी कैटेगरी में आती है, और उसकी वार्षिक जो आय है वो अधिकतम कितनी है? 48,000 रुपये। यानी कि जो मैक्सिमम आय है वो कितनी है? 48,000 रुपये। आयु 18 वर्ष से अधिक है और विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा कैटेगरी में आती है, तो सरकार उनको प्रतिवर्ष प्रति माह कुछ राशि प्रदान करती है। उसकी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कि 18 से अगर 55 वर्ष तक आयु है तो उनको दिए जाते हैं 500 रुपये प्रति माह। 55 से लेकर अगर 60 वर्ष आयु है तो उनको दिए जाते हैं 750 रुपये प्रति माह, और 60 से लेकर 75 वर्ष आयु है तो 1000 रुपये प्रति माह, और 75 से अधिक है तो 1500 रुपये प्रति माह। इस योजना के तहत कौन सी? एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जिसमें आयु 18 वर्ष से अधिक और अधिकतम वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों व उपहारों की नीलामी से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? सेवांजलि कार्यक्रम। इस तरह के जो कार्यक्रम है वो पूछे जाते हैं, एक एक लाइन के इनके आंसर होते हैं। कौन सा कार्यक्रम किससे संबंधित है, कहाँ संचालित हुआ, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री निवास पर ही आयोजित हुआ। ये आयोजन क्या था कि मुख्यमंत्री को जो भी स्मृति चिन्ह मिले हैं या जो भी उपहार मिले हैं, तो सरकार का ये प्रयास था, मुख्यमंत्री का भी प्रयास था कि उनका उपयोग किया जा सके, तो उनको नीलाम किया गया। लगभग 2 करोड़ रुपए से प्राप्त हुए। आयोजक कौन था इस कार्यक्रम का? इसका आयोजक था भारत सेवा संस्थान। मुख्यमंत्री आवास पर यानी कि जयपुर में ही कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो कार्यक्रम कुछ नहीं था, केवल जो मुख्यमंत्री के पास उनके जो गिफ्ट्स हैं, मतलब जो किसी ने उनको दिए कभी किसी अवसर पर, उनको नीलाम किया गया। 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, और इन 2 करोड़ रुपयों का क्या किया गया? इनको मुख्यमंत्री सहायता कोष में डाल दिया गया। और उसको किसी खास फंड में खर्च करने के लिए या खास कार्यक्रम में खर्च करने के लिए ही निर्धारित किया गया है। और वो खास कार्यक्रम कौन सा है? वो है निरोगी राजस्थान। केवल इसी अभियान में इन रुपयों को, 2 करोड़ रुपयों को खर्च किया जाएगा, जो फिलहाल मुख्यमंत्री सहायता कोष में रखे हुए हैं, और निरोगी राजस्थान अभियान के तहत इनका उपयोग किया जाएगा। भारत सेवा संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह व उपहारों की नीलामी से संबंधित है। एकल नारियों को पेंशन देने से संबंधित है। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन सम्मान योजना, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। महिला की जो वार्षिक अधिकतम आय है वो 48,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। अभियान का उद्देश्य है
साइबर अपराधों के प्रति महिलाओं को जागरूक बनाना। साइबर अपराध आप समझते हैं, यानी कि मोबाइल या कंप्यूटर इन सब से संबंधित कुछ हैक कर लें, कोई सिस्टम हैक कर लें, मोबाइल हैक कर लें, कोई तस्वीर का दुरुपयोग करें, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब। माहवारी प्रबंधन के बारे में महिलाओं को जागरूक करना, मतलब बॉडी की हाइजीन संबंधी जो जानकारी है वो सब देना। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को जागरूक करना, या लैंगिक अपराधों के प्रति आवाज़ उठाने हेतु महिलाओं को जागरूक करना कि बहुत सारी महिलाएं लैंगिक अपराधों को केवल इसलिए नहीं बताती ताकि उनकी बदनामी ना हो। तो क्या ये जो अभियान है इनमें से कौन से ऑप्शन से संबंधित है? चुप्पी तोड़ो, सयानी बनो। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है माहवारी प्रबंधन के बारे में महिलाओं को जागरूक करना, यानी कि उनके जो हेल्थ इश्यू है या इस दौरान कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन को हम फॉलो कर सकें, ये सारे जो जानकारियां हैं वो इस अभियान के तहत दी जाएंगी माहवारी प्रबंधन से संबंधित। इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, केवल अभियान याद रखना है और किस चीज़ से संबंधित है। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। यह है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन के लास्ट में एक चीज़ जरूर पढ़ें, सही पूछा है या सही नहीं पूछा है। कई बार हम ओवरलुक कर जाते हैं और नहीं पढ़ पाते। तो ऑप्शन क्या क्या है? इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई। इसके तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। स्मार्टफोन के साथ 3 वर्ष के लिए निःशुल्क इंटरनेट सेवा भी प्रदान की जाएगी। या इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो कौन सा सही नहीं है? घोषणा बजट 2022-23 में कही गई, ये बात सही है, ये ऑप्शन सही है। इसके तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इस ऑप्शन में खास ध्यान रखने वाली बात केवल सभी शब्द है। ये तो हमें पता है महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, ये एक योजना चल रही है। खास बात क्या है? क्या सभी के वितरित किए जाएंगे? तो जवाब है नहीं। तो मतलब यही इसका आंसर है कि ये योजना सभी महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने के लिए नहीं है। तो फिर कौन सी महिलाओं को देने के लिए है? तो जिन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण कराया है, ऐसे परिवार, यानी कि जिनको संक्षेप में कह सकते हैं चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया। तो इस योजना के तहत किनको लाभान्वित किया जाएगा? चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया, यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो परिवार रजिस्टर है उस परिवार की जो मुखिया है, महिला है, उसी को ये निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। और ऐसे लगभग अभी तक कितने परिवार, यानी कि कितनी महिलाएं हैं? तो लगभग 3 करोड़ परिवार। तो यानी कि उस परिवार की जो महिला मुखिया के नाम ही वो मोबाइल दिया जाएगा जिसमें जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। और बाकी दोनों जो शर्तें हैं ये भी इस योजना के तहत सही है, यानी कि 3 वर्ष के लिए इसमें निःशुल्क इंटरनेट सेवा भी प्रदान की जाएगी और इस पर प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ सरकार को व्यय भी उठाना पड़ेगा। तो कौन सी बात है जो सही नहीं है? सभी महिलाओं को, सभी को नहीं। यानी अगर किसी परिवार में 3-4 महिला सदस्य हैं तो क्या सभी को फ़ोन मिलेगा? नहीं। जो चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया है उसको ही निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से जिले में किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर। मेडिकल टूरिज्म आजकल बहुत चर्चा में भी रहता है। मेडिकल टूरिज्म का आप अगर मतलब समझते हैं, टूरिज्म तो आप जानते हैं पर्यटन, लेकिन मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? इसका मतलब ये है भारत में चिकित्सा जो सेवाएं हैं वो दुनिया की तुलना में सस्ती हैं। दुनिया में से भी अगर हम संबंध समझें तो कुछ यूरोपियन देश या अमेरिका जैसे बड़े देश, ऐसे कुछ जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में यहाँ चिकित्सा सुविधाएं सस्ती हैं। तो कई बार वो लोग यहाँ अपना उपचार कराने आते हैं जिससे यहाँ के सिस्टम को भी फ़ायदा होता है। यानी कि यहाँ पैसा आता है, जब विदेशी आते हैं तो अपने साथ पैसा लाएंगे, इलाज कराएंगे, तो यहाँ के संस्थानों को पैसा मिलता है। तो इसी को नाम दिया गया क्या? मेडिकल टूरिज्म, जिसको संक्षेप में लिखा गया है मेडी टूरिज्म। ये जो मेडी टूरिज्म संस्था है, मेडी टूरिज्म, ये किससे संबंधित होगा? राजस्थान में जो ये खोला जा रहा है ये योग या प्राकृतिक चिकित्सा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद, इससे संबंधित ये एक संस्थान है जो अभी पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक तरह का एक्सपेरिमेंट या टेस्ट जिसको कहते हैं, एक तरह का ये अभी प्रयास या अभी देख रहे हैं कैसा काम करता है। तो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट है ये, जो कहाँ खोला जा रहा है? राजसमंद के नाथद्वारा में। नाथद्वारा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? आप सब जानते हैं।
नाथद्वारा से संबंधित एक और क्वेश्चन भी पढ़ा था हमने, यहाँ की जो पिछवाई कला है उसको गणतंत्र दिवस परेड की में उसका प्रदर्शन किया गया था। तो कौन सा है इसका उत्तर, क्या है? ऑप्शन डी, राज संबंध का नाथद्वारा, जहाँ मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है RCAT का उद्घाटन कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। RCAT कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, जैसे मैंने कहा था राजस्थान डिजी फेस्ट पूछा जाएगा कभी ना कभी, तो राजस्थान डिजी फेस्ट पूछ भी लिया गया कब? वनपाल वाला जो एग्जाम हुआ। 2-3 चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ, राजस्थान डिजी फेस्ट, इसके साथ इन्वेस्ट राजस्थान समिट, और राजस्थान डिजी फेस्ट के अंदर ही आता है ये RCAT, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। कब इसका उद्घाटन किया गया? तो जब राजस्थान डिजी फेस्ट चल रहा था उसी दौरान इसका भी उद्घाटन किया गया। अब सवाल उठता है राजस्थान डिजी फेस्ट कब हुआ और कहाँ हुआ? अभी वनपाल वाले एग्जाम में ये पूछा गया कि ये कहाँ हुआ। मैंने पिछली क्लास में पूछ लिया था, बोल दिया था कि इसकी डेट पूछी गई थी, डेट नहीं। मैंने कहा कि मैंने जो पेपर है बहुत जल्दी जल्दी में देखा है, अभी भी मैंने कह रहा हूँ कि मैंने वो डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो राजस्थान डिजी फेस्ट का उद्घाटन जो किया गया, पहली बात तो ये कब से कब हुआ, तो ये हुआ 19 से 20 अगस्त। और कहाँ हुआ ये आयोजित? तो ये हुआ जयपुर में, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। और इसकी थीम क्या थी? थीम जरूरी है याद आपको रखना, टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, सभी के लिए तकनीक। टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। 3-4 बातें इसमें यही खास हैं और इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कब से कब हुआ। और इसी दौरान यानी कि 20 अगस्त 2022 को ही किसका उद्घाटन किया गया? तो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, 20 अगस्त 2022 को जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया। अब राजस्थान डिजी फेस्ट की जब बात चलती है तो एक चीज़ और आप याद रखें, अभी एक और डिजी फेस्ट होने वाला है जिसको नाम दिया जा रहा है क्या? IT जॉब फेयर। IT जॉब फेयर, इसको कल की सुजस वाली क्लास में पढ़ा, 1-2 दिन पहले भी पढ़ा। तो IT जॉब फेयर जो है ये जोधपुर में आयोजित हो रहा है। इसी को भी डिजी फेस्ट नाम दिया गया है और इसको क्या भी कहा जा रहा है कि डिजी फेस्ट जोधपुर। ये आपको ध्यान रखना है, इसको भी डिजी फेस्ट कहा जा रहा है, राजस्थान डिजी फेस्ट जो जोधपुर में आयोजित हो रहा है। ये कब से कब हो रहा है? तो ये हो रहा है 11 से 12 नवंबर, यानी कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। 11 नवंबर शुरू होगा, तो 11 से 12 नवंबर को ये राजस्थान डिजी फेस्ट जोधपुर वाला, और जिसका नाम दूसरा क्या है? IT जॉब फेयर। इसमें क्या है, जो छात्र हैं जो तकनीक से जुड़े हुए हैं, ऐसे युवाओं को यहाँ नौकरियाँ दी जाएंगी। एक तरह का ये कैंपस प्लेसमेंट जैसा है जो जोधपुर में, जोधपुर का भी जो राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। क्लियर हुई बात? एक डिजी फेस्ट ये है, इसका नाम है राजस्थान डिजी फेस्ट, जयपुर में आयोजित हुआ। इसको भी डिजी फेस्ट कहा जा रहा है कई बार। तो अगर आपको डिजी फेस्ट के साथ नाम ना दिया जाए, केवल सिंपल राजस्थान डिजी फेस्ट दिया जाए, तब तो जयपुर वाला ही है जो 19 और 20 अगस्त को जयपुर में आयोजित हुआ। लेकिन नाम देके स्पेसिफाई कर दिया जाए कि राजस्थान डिजी फेस्ट जोधपुर नाम दे दिया गया और पूछा गया कि इसका आयोजन कब हुआ, तो ये 11 और 12 नवंबर जो कि जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफर में किस वैश्विक संस्था ने सहयोगी की भूमिका निभाई? विश्व बैंक, IMF, यूनिसेफ या यूनेस्को? तो ये प्रोग्राम था जिसका पूरा नाम है फोक सफर, एक कल्चरल राइड टू राजस्थान। फोक सफर, एक कल्चरल राइड टू राजस्थान। कहाँ इसका आयोजन किया गया और किसके माध्यम से या किसके साथ? तो जो इसका उत्तर है वो है यूनेस्को। यूनेस्को के साथ जयपुर का एक संस्थान जो जयपुर में ही है, कौन सा? जवाहर कला केंद्र। इसके माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कौन सा? फोक सफर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस संस्था की सिफारिश पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट होम नाम से टाउनशिप विकसित की जाएगी? कौन कौन सी संस्था दी गई है? संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड,
यूनिसेफ, यूनेस्को या विश्व बैंक? पहली बात तो ये कि रिटायरमेंट होम्स क्या है और कौन सी संस्था द्वारा विकसित किए जाएंगे। रिटायरमेंट होम्स दरअसल ये, जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्त, तो ये किससे संबंधित है? ये जो योजना है ये वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। तो पहली बात तो ये किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिक। और वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होती है। तो इन होम में ये एक ऐसी टाउनशिप विकसित की जा रही है, एक तरीके की कॉलोनी विकसित की जा रही है जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं वही रह सकते हैं। और इसकी जो सिफारिश है वो किसने की? संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड द्वारा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? खास बात यह है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक ऐसी टाउनशिप विकसित करके दी जाए जहाँ साथ साथ जहाँ मतलब आसपास सभी आवासीय सुविधाएं हों। तो इसमें की ये कंडीशन भी है कि पहले से बनी हुई जो आवासीय कॉलोनी है, जो डेवलप कॉलोनी है, आसपास जो हॉस्पिटल हैं वो सब उसके 500 मीटर के दायरे में होने चाहिए। वहीं ये कॉलोनी नई बनाई जाएगी जिसकी सिफारिश किसने की? रिटायरमेंट होम नाम से और सिफारिश किसने की? संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का संचालन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, देवस्थान विभाग राजस्थान, पर्यटन विभाग राजस्थान, कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान। तो आप सोचिए इसका आंसर। मैं इस योजना के बारे में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वैसे तो सुजस वाली में हम हर दिन योजना पढ़ते ही हैं, तो आप डिटेल में देखना चाहें तो उसके थंबनेल पर ही आपको योजनाओं के नाम लिखे हुए दिख जाएंगे। तो शायद ये कल या परसों की जो क्लास है, शायद 77 नंबर वाली जो सुजस क्लास है उसमें ये योजना डिटेल में दी हुई है, तो आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना यानी कि सरकार का ये प्रयास है कि राजस्थान के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको उनके जीवन में एक बार कुछ जो चुने हुए तीर्थ स्थान है सरकार द्वारा उनकी यात्रा कराई जाए। और ऐसे जो चुने हुए तीर्थ स्थान हैं उनकी संख्या है 14। इनमें से जो 13 हैं वो भारत में है और एक जो है वो भारत के बाहर है। जो भारत के बाहर है उसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ, वो है पशुपतिनाथ मंदिर। कहाँ है पशुपतिनाथ मंदिर? ये है नेपाल के काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। तो यही एकमात्र है जो भारत के बाहर है। इसके अलावा 13 और संस्थान हैं जिनमें अलग अलग जगह हैं। मैंने कहा जैसे डिटेल में आप सुजस में देख सकते हैं या PDF देख सकते हैं सुजस वाला, वहाँ भी नाम लिखे हुए हैं। इसमें से एक आध नाम मैं बता देता हूँ, जैसे रामेश्वरम है, जैसे गंगा सागर है, मथुरा वृंदावन है, उज्जैन है, पावापुरी है, ऐसे करके कुल 13 संस्थान हैं। राजस्थान में अभी तक 3 ट्रेन रवाना हो चुकी हैं इस योजना के तहत। 3 रवाना हो चुकी हैं और चौथी होने वाली है 11 नवंबर को। जो 3 रवाना हुई हैं उनमें से जो सबसे पहले रवाना हुई वो ही थी जयपुर से। और कहाँ के लिए गई वो ट्रेन? गई रामेश्वरम के लिए। दूसरी जो ट्रेन थी वो कहाँ से रवाना हुई? वो रवाना हुई जोधपुर से। और वो कहाँ के लिए गई? वो गई जगन्नाथपुरी के लिए। और जो तीसरी ट्रेन है वो कहाँ से रवाना हुई? वो रवाना हुई जोधपुर से। और वो भी कहाँ के लिए गई? वो भी गई रामेश्वरम के लिए। और जो चौथी ट्रेन है वो भी रवाना होगी जोधपुर से और वो कहाँ के लिए जाएगी? गंगा सागर यानी कि कोलकाता। कोलकाता के पास है गंगा सागर, वो जाएगी वहाँ। राजस्थान से अभी तक 3 रवाना हो चुकी हैं, चौथी 11 नवंबर को रवाना हो जाएगी और वो जाएगी गंगा सागर। तो ये भले ही आप बहुत ज़्यादा ना पढ़े, इतना तो याद रखें कि कौन कौन से स्थान है। 13 इसमें स्थान है जिनमें रेल मार्ग द्वारा, ये बात और ख़ास है कि 13 स्थान है जिनको रेल मार्ग द्वारा और एक ही स्थान है जिसको हवाई मार्ग द्वारा, क्योंकि वो भारत के बाहर है। और वो कौन सा स्थान है? काठमांडू, पशुपतिनाथ मंदिर जहाँ है नेपाल में, रेल मार्ग द्वारा। और इसमें कुल कितने यात्रियों को यात्रा कराई जाती है? तो प्रति वर्ष 20,000, जिसमें से रेल मार्ग द्वारा कितने? तो वो है 18,000। और हवाई मार्ग द्वारा प्रति वर्ष कितने? तो वो है 2,000। क्लियर हुई बात? और कौन सा विभाग इसे संचालित करेगा? तो उसका उत्तर है देवस्थान विभाग। योजना के तहत मिनिमम उम्र जो कितनी है? तो सीनियर सिटीजन्स के लिए है तो सीधी सी बात है 60 वर्ष इसके लिए आयु निर्धारित है। और अगर केवल एक कंडीशन है, जब 60 से कम में भी यात्रा कर सकता है कोई व्यक्ति, वो कब है? वो तब है जब उसके साथ उसका जीवन साथी भी जाए। तो पति पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और दूसरे की आयु 60 वर्ष से कुछ कम है तो वो दूसरा भी उनके साथ यात्रा कर सकता है। और अगर उनकी आयु 70 वर्ष या अधिक है तब वो अपने साथ
कोई सहायक भी ले जा सकते हैं ताकि उनकी वो सहायता कर सके रास्ते में, आने जाने में, सफ़र में। तब कितनी आयु है? 70 वर्ष या उससे अधिक। कौन सा विभाग? देवस्थान विभाग उसे संचालित करेगा। तो यात्रा के दौरान या ठहरने का या वहाँ जो भी खाने पीने का, रुकने का सारा बंदोबस्त कौन करता है? तो राज्य सरकार ये सारा बंदोबस्त करेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है जयपुर थिएटर फेस्ट। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? जवाहर कला केंद्र, तारामणि फाउंडेशन, रविंद्र मंच या ए व बी दोनों? तो पहले तो ये फेस्ट क्या है, ये तो समझ में आ ही रहा है आपका। थिएटर यानी कि जो आप समझते हैं ड्रामा या प्ले जिसको हम बोलते हैं, यानी कि एक नाटक सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। तो ऐसा एक आयोजन किया गया ताकि जो थिएटर की कला है, जो नाट्य कला है, उसको भी विकसित किया जाए। ये अपनी तरह का एक तरह का पहला आयोजन है। कहाँ? जयपुर में, राजस्थान में। ये इसका पहला संस्करण है। जयपुर थिएटर फेस्ट का ये पहला संस्करण है। किसके माध्यम से आयोजित किया गया, ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है, उत्तर आपका क्या है? डी, यानी कि जवाहर कला केंद्र और तारामणि फाउंडेशन दोनों के संयुक्त प्रयास के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें कि यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं या जो नाट्य कलाकार हैं उनकी प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। नाटक को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, जो आज की क्लास का लास्ट है। वो क्या है? अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जैसा कि आपको पता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि आज़ादी के 50 वर्ष हम मना रहे हैं, और उसी दौरान अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकारों द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए, और इस दौरान राजस्थान में लगभग 4500 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। तो इस तरह से ये जो संख्या है ये सबसे ज़्यादा है, और राजस्थान को स्थान मिला इसमें पहला। तो अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला। ये समाप्त हुए आज के क्वेश्चन। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास। कल पहला क्वेश्चन क्या था? देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो उत्तर था कोटा। कोटा का नगर विकास न्यास इस योजना को संचालित करता है। ये प्रदेश की अपनी तरह की पहली योजना है जहां पशुपालकों को और उनके पशुओं को एक साथ रहने के लिए आवास प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही जो पशु चारा है उसको रखने के लिए बाड़ा बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 19 जून 2022 से, और इसकी आधारशिला कब रखी गई? 17 अगस्त 2020 को। यानी कि जो पहला आवास बनाया जाना शुरू किया गया वो कब शुरू किया गया था? 17 अगस्त 2020 को। और जब ये सारे बन के तैयार हो गए और ये जो पब्लिक को सौंपे गए, यानी इन पशुपालकों को सौंपे गए, वो डेट कौन सी है? 19 जून 2022। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है कक्षा 8, 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम आने वाली छात्राओं को, कक्षा 8, 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम आने वाली छात्राओं को, कक्षा 8, 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को, और स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को। तो ये तो मैंने बताया था, ये तो देवनारायण स्कूटी वितरण योजना एवं प्रोत्साहन राशि योजना है। इसका उत्तर था फर्स्ट, जिसमें आंसर था कि इन तीनों क्लास में भी 60% या अधिक अंक लाने होंगे। 8वीं क्लास में 40,000 रुपये, 10वीं क्लास में 75,000 रुपये और 12वीं क्लास में 1 लाख रुपये प्लस स्कूटी दी जाएगी। ये तो सामान्य सी बात हुई, लेकिन कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि सर हमको ये बताया है कि इसमें जिला स्तर में और साथ के साथ राज्य स्तर में भी जो प्रथम आने वाली छात्रा हैं दोनों को दिया जाएगा। एक तरह से आपकी बात सही भी है और सही नहीं भी है। सही ऐसे है कि क्या राज्य स्तर में किसी को भी नहीं दिया जाता प्रथम आने पर, तो सही भी है बात। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर सामान्यतः ऐसे लिखे जाए, इसका मतलब है ये सामान्य शिक्षा की बात हो रही है जो हम सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन राज्य स्तर पर किनको दिया जाता है? वो है जब 8वीं क्लास की कौन सी परीक्षा? संस्कृत शिक्षा विभाग से। ये एक चीज़ कल लिखनी रह भी गई है, संस्कृत शिक्षा विभाग। संस्कृत शिक्षा विभाग या संस्कृत शिक्षा वाली जो परीक्षा है उसमें अगर टॉप करती है तो उनको राज्य स्तर में टॉप करना जरूरी है। और 8वीं क्लास में। 10th में कब? तो 10th क्लास में तब जब वो प्रवेशिका परीक्षा, जो अलग से एक चीज़ होती है, प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम स्थान लाती है राज्य स्तर पर। और 12th में कब? तो 12th की एक परीक्षा होती है जिसका नाम है वरिष्ठ उपाध्याय। तो इन तीनों कैटेगरी के, एक तो है हम जो सामान्यतः पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन BSER या CBSE बोर्ड, ये दो बोर्ड तो हम सामान्यतः जानते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की
परीक्षा में तो जिला स्तर ही है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, आंसर भी इसका सही है। लेकिन राज्य स्तर पर तब माना जाता है जब राज्य स्तर की कौन सी संस्कृत शिक्षा परीक्षा या प्रवेश का परीक्षा या वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान लाती है छात्रा, 8वीं क्लास की संस्कृत शिक्षा में, 10वीं क्लास की प्रवेश का परीक्षा में और 12वीं क्लास की वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में, तब उनको राज्य स्तर पर प्रथम आने पर इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा या पुरस्कार उनको दिया जाएगा। क्लियर हुई बात? इसका उत्तर जिला स्तर ही है, सही है। राज्य स्तर के लिए कंडीशन है 3। तो अगर ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर फर्स्ट ही होगा। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। यह है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लागू की गई? तो फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति लाई गई। इसके लिए एक चीज़ बनाई गई जिसको नाम दिया गया FTFC यानी फिल्म टूरिज्म फैसिलिटेशन सेल। इसकी स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष होंगे कौन? निदेशक या आयुक्त पर्यटन विभाग के। और इस योजना के तहत कई सारे पैरामीटर जो मैंने डिस्कस किए, जैसे कि FTII पुणे या सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, इनमें पढ़ने वाले जो राजस्थान के छात्र हैं उनको 50,000 तक छात्रवृत्ति दी जाएगी और ऐसे प्रतिवर्ष 10 छात्रों को चयन किया जाएगा। और यहाँ जो बनने वाली फिल्म है, वेब सीरीज है, उनमें 2 करोड़ रुपए उनको सब्सिडी दी जाएगी, या उनकी जो टोटल कॉस्ट है उसका 15% उनको सब्सिडी दी जाएगी। ये 2 ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किए थे, तो इसको अब मैं बता ही चुका हूँ। राजस्थान डिजीफेस्ट वगैरह या RCAT ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक और चीज़ कि इनको अगर फिल्म राजस्थानी भाषा में बन रही है तो उनको स्टेट जो GST है उसमें 100% उनको मुफ्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान CNG नीति 2022 के प्रारूप अनुसार CNG ईंधन के लिए रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में कितनी प्रतिशत छूट दी जाएगी? तो ये 100% छूट दी जाएगी। साथ ही इस नीति के अनुसार जो वैट है 14.5% जो पहले था उसको 5% अब कर दिया गया है, और जो डीजल से चलने वाले वाहन हैं जिनको 10 साल के लिए पहले छूट थी उनको 5 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में राजस्थान के किस स्थान का चयन किया गया? तो किस स्थान का? राष्ट्रीय मरु उद्यान का। और ये प्रोजेक्ट क्या है? ये भूमि विकास का या भूमि संरक्षण का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें स्थानीय वनस्पतियाँ उनको संरक्षण देना, जो जलीय क्षेत्र हैं उनको संरक्षण देना, किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, ये मैंने उल्टा लिखा है, ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसके अधीन काम करती है संस्था GEF ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। इसके द्वारा वित्त पोषित है, भारत सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। और किसको चुना गया? राष्ट्रीय मरु उद्यान जोधपुर को। इसके साथ मैं लिख देता हूँ इसके सहयोग से भारत सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। वित्त पोषण किसका है? GEF द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? ऑपरेशन संबल का संबंध राजस्थान के इस जिले से है? तो ये जयपुर से संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा का एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम क्या था कि ऐसी जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जिनमें जो व्यक्ति पात्र हैं लेकिन किसी कारणवश योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो जयपुर के जिला प्रशासन ने ऐसी स्कीम शुरू की ताकि उन लोगों को उस योजना का लाभ मिल सके, जिसका नाम था ऑपरेशन संबल। अगला प्रश्न क्या था? मिशन सुरक्षा चक्र का उद्देश्य क्या है? तो एनीमिया व कुपोषण से मुक्ति। ये बाड़मेर में शुरू किया गया, जिसमें अतिपोषित जो क्षेत्र हैं या अतिपोषित जो बच्चे हैं, क्षेत्र नहीं सॉरी, उनको 3 माह तक पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। सहयोगी संस्था कौन है? तो केयर्न ऑयल एंड गैस। अगला प्रश्न, आंचल कार्यक्रम करौली। इनको केवल आप कोई एक काम करें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कोई एक पेज ऐसा बना लें, इधर कार्यक्रम का नाम और जिला, कार्यक्रम नाम और जिला, केवल पहले ये याद रख लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंपल से। तो सिंपल एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आंचल कार्यक्रम करौली अभी गया, जैसे मिशन सुरक्षा, उससे पहले गया ऑपरेशन संबल। तो बस 3 इसमें कॉलम बनाना है, एक तरफ लिखना है प्रोग्राम का नाम, जिला और उद्देश्य क्या है, बस मोटी मोटी चीज़ें हैं। तो इस तरह का अगर एक आध क्वेश्चन आपके आ गया एग्जाम में तो आपको याद उसमें कुछ भी नहीं रखना है, केवल एक पेज पढ़ना है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 कार्यक्रम होंगे। तो एक करौली में चलाया गया जिसमें गर्भवती महिलाएं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल, एक प्रसव पूर्व और एक प्रसवोत्तर यानी प्रसव के पश्चात। अगला प्रश्न, मिशन बुनियाद। तो इसको भी जैसे उसमें ऐड कर लें, इसका किससे संबंधित है? तो डिजिटल शिक्षा से संबंधित है, जिसमें बच्चों को टैबलेट का वितरण किया जाएगा कक्षा 8 से 12। सभी जिले, पहले केवल इसमें 6 जिले शामिल थे, अब सभी जिलों को इसमें शामिल कर दिया गया है। शक्ति दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से दिवस को किया जाता है? सोमवार, गुरुवार, शनिवार या मंगलवार? तो उत्तर क्या है इसका? मंगलवार। और ये प्रत्येक मंगलवार को और माह के पहले मंगल, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ? तीसरे, ये गलत लिखा है। ये कल यानी कि पुरानी क्लास में कि मैंने तीसरे लिखा, ये दरअसल तीसरे उसकी हम बात कर रहे थे, कौन सा? कि तीसरा शनिवार, हर महीने के तीसरे शनिवार को एक और कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो मैंने पूछा था। तो वो शायद मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है, ये है, ये सही है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है,
ये दरअसल मैं इसके लिए लिखना चाह रहा हूँ। पहले इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाता था वो था माह के पहले मंगलवार को, केवल माह के पहले मंगलवार को एक कार्यक्रम का पहले आयोजन किया जाता था। अब कर दिया गया है प्रत्येक मंगलवार को। तो वापस एक बार क्लियर कर लेना, मैंने शायद बोलने में और लिखने में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि शनिवार मंगलवार और शुक्रवार 3-4 अभियान थे, तो एक का उधर लिख दिया। जैसे कि नो बैग डे जो है वो हर शनिवार को होता है, वापस बता रहा हूँ, हर शनिवार नो बैग डे। और अब एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, वो है सप्ताह के, यानी सप्ताह नहीं, महीने के तीसरे शनिवार को। और वो कौन सा हो रहा है? चेस इन स्कूल, यानी कि शतरंज खेला जाएगा महीने के तीसरे शनिवार को, और हर शनिवार को नो बैग डे। ऐसे ही हर मंगलवार को ये है शक्ति दिवस, जो पहले था महीने के पहले मंगलवार को, पहले महीने के पहले मंगलवार को था, मतलब पहले से मतलब जो स्कीम पहले चल रही थी तब से, तब हर महीने के पहले मंगलवार को था, अब कर दिया गया हर मंगलवार को। और शुक्रवार को और मंगलवार दोनों को एक कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? वो चल रहा था कौन सा, जिसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को स्कूल में दूध का वितरण किया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक हैं तो उनको 150 ml, और अगर कक्षा 6 से 8 तक हैं तो उनको 200 मिलीलीटर दूध का वितरण किया जाता है। तो ये दोनों क्लास हुई हमारी। इसके पहले भी जो हमारी एक और क्लास हो चुकी है, इसके साथ ही जो हमारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम, नीतियाँ कौन से कब से कब तक की, तो अप्रैल से लेकर जून 2022 वाली वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्लास तो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आज हम छोटी सी एक नई शुरुआत और कर रहे हैं कि पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं, कुछ लोगों के क्या क्या सवाल थे। तो एक बार आप लोगों के सबके कमेंट्स में एक साथ पढ़ लेता हूँ और एक साथ उनके आंसर दे देता हूँ, क्योंकि रिटन में आंसर पर्सन टू पर्सन सबको देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला कमेंट है जय, जिन्होंने लिखा है सर प्लीज़ अप्रैल से जून वाली करंट की बुकलेट मार्केट में जल्दी से अवेलेबल कराओ प्लीज़। तो देखो, ये जो सब ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन है कि बुकलेट कब आएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बुकलेट तो है, प्रिंट तो हुई है, और ये मेरे पास वही बुकलेट है यहाँ जो रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि बुकलेट तो है ही कहीं ना कहीं। साथ ही जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि एप्लीकेशन पर भी इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है। अब मार्केट में क्यों नहीं मिल रही है या क्या है, इन चीज़ों की जानकारी मुझे थोड़ी कम है, क्योंकि ये बुक सेलर ही आपको प्रोवाइड करेगा। आप उसको जाके बोलें कि बुक तो है, प्रिंट तो हुई है, मैं भी देख ही रहा हूँ, ये आप देख ही रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स के पास है भी, तो आप उनसे जाके बात करो, तो वो यहाँ जो पब्लिकेशन वाला डिपार्टमेंट है उससे बात करेंगे और आपको अवेलेबल कराएंगे। और इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं तो वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से 3rd ग्रेड वाली, तो आपको कुछ टाइम बाद वो ऐसे भी निःशुल्क मिल ही जाएगी। अगला कमेंट, बहुजन फाइल्स सहज और सरल तरीके से पढ़ाते हो, ये बहुत अच्छी बात लगी, थैंक यू। फिर किन्हीं ने आंसर दिया, ये चेस इन स्कूल कार्यक्रम जो मैंने पूछा था, हाँ एकदम सही जवाब है सर। फिर जितेंद्र यादव का है सर टीचिंग स्टाइल आपकी सुपर है, थैंक यू जितेंद्र जी। अगला है खुशबू जी, सर यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू खुशबू जी। सुनील जाखड़, इन्होंने लिखा है यूट्यूब पे, यानी आप यूट्यूब लिखना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे आज तक के सबसे शक्तिशाली और शांत टीचर आप ही हो। तो ये अभी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वैसे, पर थैंक यू, आपने इतने बड़े शब्द बोले। ऋतु अग्रवाल जी ने कहा है थैंक यू सर क्लियर करने के लिए। तो ये हाँ, जो रणथंभौर वाला और जो रामगढ़ विषधारी वाली जो चीज़ थी, जो एक कन्फ्यूजन था, वो मैंने क्लियर किया। पहले रामगढ़ विषधारी जो था उसको हमने लिखा था कि ये दूसरा सबसे बड़ा है, जबकि वास्तव में वो पहला सबसे बड़ा है। ये कन्फ्यूजन इसलिए हुआ था क्योंकि जब इसकी घोषणा की गई थी तो समाचार पत्रों में, उस दिन की जो भी वेबसाइट हैं उन सब में, सारी न्यूज़ में यही बताया गया था कि पहला सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा रामगढ़ विषधारी है, पहला है रणथंभौर। लेकिन बाद में जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके जो ओरिजिनल डेटा है उसकी वेबसाइट पर, उनके अनुसार अब रामगढ़ विषधारी सबसे बड़ा है और दूसरा कौन सा हो गया है? रणथंभौर। चलते हैं आगे। सुमन कुमारी, इन्होंने कमेंट किया है थैंक्स सर, मैंने आपकी राजस्थान करंट की ये 10-12 क्लासेज कंप्लीट देखी थी और मेरे करंट के सभी क्वेश्चन राइट हुए हैं, थैंक यू सर। तो शायद ये बनपाल वाले एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो मैंने भी आपको बताया था बनपाल वाले एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए और ये क्वेश्चन हमने पिछले 8-10 क्लास में डिस्कस किए। तो अगर आपकी क्लास काम आई तो उनके लिए हमें अच्छा लगा, आपके कुछ काम आ पाई ये क्लास। गुड इवनिंग सर जी, वेरी नाइस क्लास है, गुड इवनिंग। अब ये तो पुरानी बात हो गई। हाँ, एक ने क्वेश्चन डाला है कि सर PDF डालो इसकी, तो PDF डाली हुई है, 4 क्लास की शायद PDF आ गई है, बाकी थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो कुछ दिन में वो भी बाकी चीज़ें आ जाएंगी। उर्मिला मीना ने पूछा सर रीट मेंस के लिए ये वाली क्लास और सुजस वाली क्लास दोनों ज़रूरी हैं क्या?
तो देखो सुजस वाली क्लास केवल 10 मिनट की क्लास होती है, 10 से कभी कभी 15 की होती है। तो अगर उसको आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ाते हैं ये केवल क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में है, इसका एक अलग पैटर्न है, कंटेंट लगभग वही है। जैसे मैंने आज यहाँ किसी योजना के बारे में बात की, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तो इस योजना के बारे में यहाँ मैंने कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑप्शन के साथ, वो सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन वो पूरी योजना क्या है, कब शुरू हुई, कौन से विभाग द्वारा शुरू हुई, क्या विशेषताएं हैं, वो हम हर दिन सुजस की क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें 1, 2 या 4, सामान्यतः हम कोई 4 योजनाएं उसमें हर दिन डिस्कस करते हैं। 10 मिनट की क्लास होती है। तो वो किसी खास एग्जाम के लिए नहीं है कि ये इसी एग्जाम के लिए है या नहीं है। आप लोग देखोगे तो हर एग्जाम में वो उतनी ही फ़ायदेमंद है, नुकसान उसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट इतना टाइम आप आराम से निकाल सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई उसकी पब्लिसिटी करनी है, वो आपका चॉइस है, आपकी चॉइस है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं केवल एक ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ आपको, उसको देखने में कोई नुकसान नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है, शिव परिहार जी ने 3rd ग्रेड की बुकलेट कब दी जाएगी सर जी? तो ये तो आपको टेस्ट सीरीज जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसके बाद ही शायद प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएगी। सर टेस्ट लीजिए करंट अफेयर्स का। हाँ, ये एक चीज़ अभी ये पेंडिंग में है, जो हमने फर्स्ट बुकलेट हमारी कंप्लीट कर ली है, उसका हम एक टेस्ट अरेंज करेंगे, और इसको टेस्ट को बनाने के लिए अभी मेरे को टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, तो आप उसको 1-2 बार रिवाइज कर लें। जल्दी ही इसका टेस्ट जैसे बन जाएगा तो अगले 2-3 दिन में, या मतलब जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इसका टेस्ट लेने के लिए, तब तक आप एक आध बार उसको रिवाइज कर लें। राधा राठौर जी ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच सर जी, आपका पढ़ाने का तरीका आउटस्टैंडिंग है, थैंक यू राधा जी। रेनू चौधरी जी ने भी यही पूछा है कि दूसरा तीसरा जो वॉल्यूम है वो राजस्थान मतलब जयपुर में अवेलेबल है या सभी डिस्ट्रिक्ट में है? तो अब ये तो मैं देखो इन चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि पब्लिकेशन में क्या गया है, बुकलेट कहाँ है, कहाँ नहीं मिली है। मुझे ज़्यादातर मेरी क्लास का ही पता होता है, फिर भी मैं केवल इतना बता पा रहा हूँ कि बुकलेट तो है, ये मेरे हाथ में है। अब ये किन को मिली है या कहाँ कौन से बुक स्टोर पर है, इसकी जानकारी मुझे कम है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ, ये जो प्रोवाइड कराएगा तो आपका बुक सेलर जो भी है वही प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट होता है यहाँ जो पब्लिकेशन है कलाम पब्लिकेशन, उनसे। तो आप उनसे कहिए, वो यहाँ कहेगा तो उनको अवेलेबल करा देंगे। सुमन कुमारी ने कमेंट किया है कि इंदिरा प्रियदर्शनी योजना में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पर फर्स्ट वाली। हाँ, तो इनके बारे में मैंने आज डिस्कस किया था कि जो राज्य स्तर पर फर्स्ट है उसके लिए 3 कंडीशन है, संस्कृत शिक्षा, प्रवेश का परीक्षा या वरिष्ठ उपाध्याय। उनमें संस्कृत शिक्षा में 8वीं क्लास, प्रवेश का परीक्षा में 10वीं क्लास और वरिष्ठ उपाध्याय 12वीं क्लास, वहाँ उनको स्टेट लेवल पर फर्स्ट आना जरूरी है। सर आप PDF कहाँ डालते हो? ये डियर जिंदगी ने पूछा है। तो PDF हम डालते हैं टेलीग्राम पे। 2 चैनल है हमारे, एक कलाम RS करके है, एक कलाम अकेडमी सीकर करके है, दोनों पर PDF डाली जाती है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, करंट अफेयर्स वाली PDF थोड़ी डिले हो रही है, बाकी सुजस वाली रेगुलर आ ही रही है। करंट वाली भी जल्दी आपको डे टू डे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सर ये किस बुक से पढ़ाते हो या किस बुक से पढ़े हो, ये पूछा है करुणा बंसल। तो बुक मैंने आपको बताई, यही मैगजीन मैंने शुरुआत की क्लास में बताई थी। ये अब इसका 2nd वॉल्यूम है, जो है अप्रैल से जून वाला, और जो फर्स्ट था वो जनवरी से मार्च वाला था। सुनील जाखड़ जी ने कहा है सर प्रत्येक शनिवार को नो बैक डे और 3rd शनिवार को शतरंज गेम। हाँ, ये सही बात है, इसी को मैंने भी बताया आज वापस। तो पहले मंगल शनि में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। ऋतु अग्रवाल ने पूछा है सर आप एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास क्यों ले रहे हो, रेगुलर ले लिया करो। इसकी क्लास हम रेगुलरली ले रहे हैं, तो जैसा आपने देखा होगा सुजस वाली रेगुलर चल रही है, लेकिन राजस्थान करंट की क्लास बीच में ऐसा हो गया कि किसी रीजन से एक दिन नहीं हो पाई थी, और उससे पहले भी एक दिन नहीं हो पाई थी, तो सिक्वेंस ऐसी बन गई जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है, पर ऐसा है नहीं, रेगुलर ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वो कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैं छुट्टी पर था। तो ज़्यादातर लोगों ने आंसर दिया है चेस एंड स्कूल प्रोग्राम का, इन सब का आंसर सही है। अरविंद गुर्जर ने कहा है कि ये आपने गलत बताया है, नो बैक डे तो सैटरडे को होता है। हाँ, तो अरविंद जी मैंने आज ये बात क्लियर की है, वो लिखने में मैंने मंगलवार को वो लिख दिया था, वो शनिवार को ही होता है। बोलने में मैंने मंगलवार बोल दिया था, लिखा शनिवार को है। पुरानी क्लास में इसको हमने डिस्कस भी किया है। नो बैक डे सबको पता है शनिवार को ही होता है, और प्रत्येक शनिवार को होता है, और हर महीने के 3रे शनिवार को होता है। कौन सा अब शुरू होने वाला है, कौन सा 19 नवंबर से वो है चेस एंड स्कूल प्रोग्राम। और मंगलवार को कौन सा, प्रत्येक मंगलवार को, ये हमने पढ़ाई, अभी यहाँ लिख ही रहा है। शक्ति दिवस पहले ये हर मंगलवार के हर माह के पहले मंगलवार को होता था, और शुक्रवार और मंगलवार को कौन सा होता है, तो वो स्कूल में जो दूध दिया जाता है बच्चों को, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो ये समाप्त हुई आज की क्लास। कमेंट्स मैंने आपके इसलिए पढ़े क्योंकि आप लोग बार बार परेशान होते हो
कि कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है या कोई इन चीज़ों को देख नहीं रहा है, तो मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के देखता हूँ। कल से हम रेगुलर आप सब लोगों के जो कमेंट्स है लास्ट के 5 मिनट में एक बार डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि आप लोग भी थोड़ा कनेक्टेड फील करें। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।